गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में दोस्तों ये एप्लीकेशन ऑफ किर्चहॉफ लॉ के अंतर्गत आता है। किर्चहॉफ लॉ पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था, जिसके काफ़ी यूज़ हैं। एप्लीकेशंस ऑफ किर्चहॉफ लॉ में ही एक एप्लीकेशन आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। नाम से लग रहा है गेहूं पत्थर पुल। क्या व्हीट मतलब क्या था? गेहूं, स्टोन पत्थर और ब्रिज पुल। गेहूं और पत्थर का पुल बनाया गया। कुछ समझ में नहीं आता ना, कुछ अटपटा सा लग रहा है। एक्चुअल में ये व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट का। कुछ लोग नीचे क्या देख रहे हैं? ऊपर देखिए, बोर्ड पे देखिए। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया कह सकते हैं, जिससे आप किसी दिए गए रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। दिए गए रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट होता है, एक व्यवस्था है ये 4 रेजिस्टर्स का, जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी दिए गए रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। दोस्तों, रेजिस्टर किसको कहते हैं? जिस ऑब्जेक्ट के अंदर भी रेजिस्टेंस का गुण पाया जाता है, उसी को रेजिस्टर कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिद्धांत है, जिससे हम लोग किसी दिए गए रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। इसमें 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं और शेप जो है कुछ ब्रिज जैसा दिखता है, इसलिए नाम इसका है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस 4 में से 3 के वैल्यू पहले से मालूम होते हैं और चौथा जो होता है वो अननोन होता है, अज्ञात होता है, जिसके वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या ये? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। इसका डिफिनीशन पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन डिफिनीशन एक ही होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट है ये, अरेंजमेंट ऑफ 4 registers with the help of which we find out resistance of a given register। दिए गए रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका जो फिगर बनता है कुछ इस तरह का है।
इसी अरेंजमेंट का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। लेट दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। और ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, G4 गैल्वेनोमीटर। इसका कुछ नेमिंग करते हैं। G4 यहाँ पे क्या है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। अब इसको आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करेंगे, स्विच लगाएंगे, सेल लगाएंगे। नीचे थोड़ा सा मोड़ वहीं आ गया। नहीं हुआ क्या? हो गया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में इस तरह के 4 रजिस्टर्स सजाए जाते हैं और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एनीवन? करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बार बार यूज होंगे अब, इसलिए दिमाग में से बैठा लें। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर इज ए करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि किसी सर्किट में किस करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अंदर एक सुई होती, निडिल होती है। अगर वो 0 पे है, निडिल सुई कंपास कहिए, वो अगर 0 पे है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और बाकी जितना करंट फ्लो होता है उतना उसका रीडिंग शो करता है। जैसे आप देखते हैं हर बाइक में, कार में स्पीडोमीटर लगा रहता है। उसमें क्या रहता है कि निडिल लगा रहता है, उसी निडिल से पता चलता है कितना स्पीड है। उसी तरह का एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। आगे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ये पढ़ाया जाएगा, गैल्वेनोमीटर क्या है और कैसे हम इसे करंट को डिटेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये आपको पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में गैल्वेनोमीटर, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो अभी आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि किसी सर्किट में किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये बैलेंस कब होता है, मेन ये देखना है। बैलेंस का मतलब क्या है? जैसे देखिए 2 टैंकी में वाटर भरा हुआ है, तो दोनों बैलेंस कब होगा? जब इसको आप एक पाइप से जोड़ देते हैं तो वाटर का फ्लो एक से दूसरी तरफ होता है। कब तक होगा? लेवल बराबर ना हो जाए। जब वाटर लेवल दोनों में बराबर हो जाएगा तो वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा, हम कहेंगे बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो बैलेंस कब होगा? जब ये पॉइंट बी और ये पॉइंट डी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो कहेंगे ये बैलेंस हो गया। तब ऐसे कंडीशंस में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। जब ये बैलेंस होगा, ये बैलेंस है या नहीं है, इसी बात का पता लगाने के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। अगर गैल्वेनोमीटर का निडिल 0 पर है, मतलब कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये बैलेंस है। अगर उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ दिखा रहा है रीडिंग है, तो मतलब अनबैलेंस है। तो बैलेंस कंडीशन में होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर के दोनों तरफ के रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाता है। मतलब R1/R2 बराबर होगा R3/R4। किस कंडीशन में? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये ऊपर आ रहा है क्या दिलवास खान? इन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या होगा? R1/R2
ये बराबर होगा R3/R4 के। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बैलेंस कंडीशंस में। अब देखिए जो फार्मूला आया R1/R2, गैल्वेनोमीटर के दोनों तरफ के रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा R1/R2 इक्वल होगा R3/R4। अब इसमें से अगर 3 मालूम हो, एक नहीं मालूम हो, तो निकाल सकते हैं कि नहीं? बस बहुत आसान हो जाता है निकालना। इसमें से 3 मालूम होते हैं, एक नहीं मालूम होता है, उसे एक का मान निकालते हैं हम लोग। कैसे ये फॉर्मूला आया, इसका प्रूफ चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और उसका ये फॉर्मूला प्रूफ करना एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। प्रूफ के लिए हम लोग इसी फिगर का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मान लेंगे स्विच ऑन हो गया, करंट आई आया, यहाँ से देखो करंट को 2 रास्ता मिला, करंट को 2 रास्ता मिला। अब हम लोग यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। दोनों लॉ लगेगा, केसीएल भी लगेगा, केवीएल भी लगेगा। किरचॉफ करंट लॉ भी और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगाएंगे। केसीएल क्या कहा था कि जितना करंट आएगा उतना चला जाएगा। टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होता है। टोटल करंट ज़ीरो होता है। मतलब ज़ीरो क्यों होता है तो दिखाया था मैंने, जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है, जितना करंट आता है उतना चला जाता है, कोई वहाँ पे रुकता नहीं है। जैसे आई करंट आ रहा है तो ये जितना आ रहा है उतना चला जाएगा। मान लेते हैं इससे गया I1, तो बता सकते हैं R2 से कितना जाएगा? जो रेस्ट बचेगा, तो बचेगा कितना? टोटल I आ रहा है, इधर गया I1, इधर कितना बचा? I माइनस I1, वही हमारा I2 कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम लिखेंगे I माइनस I1। टोटल कितना आ रहा है? I, इधर गया I1, जो रेस्ट बचेगा उधर चला जाएगा। यहाँ से आने के बाद 2 रास्ता मिल गया, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, कुछ इधर से गया, कुछ इधर से गया, जाएगा ना, दोनों तरफ जा रहा है। अब इस पॉइंट पे देखिए, एट जंक्शन बी कितना करंट आ रहा है, जंक्शन पे कितना पहुँच रहा है? I1 पहुँच रहा है। कितना पहुँच रहा है यहाँ पे? I1। इसमें से मान लिया जाए कि, मान लिया, अभी हम मानते हैं कि बैलेंस नहीं है, इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो IG, तो बताइए इससे कितना जाएगा? जो बचेगा वही ना जाएगा। टोटल कितना आ रहा था? I1, इसमें IG इधर चला गया, इधर जो रेस्ट बचा, रेस्ट कितना बचा? I1 माइनस IG। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखिए, इधर आया IG और इधर से आया I माइनस I1, एरो डालिए। अब ये दोनों मिल करके अब इधर जाएगा, इधर से आ रहा है IG, इधर से आ रहा है I माइनस I1। अब यहाँ से आने के बाद दोनों मिल गया और दोनों मिल के इधर जाएगा, तो कितना होगा? I माइनस I1 प्लस IG। इस पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, इधर से देखिए I1 माइनस IG आ रहा है और इधर से I माइनस I1 प्लस IG, सब मिल के इधर जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा? प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, माइनस IG प्लस IG कैंसिल, तो टोटली क्या निकला? I निकला। तो जितना इन किया था I, उतना ही क्या है? आउट हो गया, जादू हो गया क्या? जितना आया उतना चला गया। इसलिए टोटल अलजेब्रिक सम क्या कहते हैं? किसी जंक्शन पर 0 होता है। तो पहला काम हम लोगों ने केसीएल लगा करके करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। केसीएल क्या करता है? करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, करंट को बांट दिया, किससे कितना करंट गया। अब हम लोगों को केवीएल लगाना होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसमें आपने पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम टोटल अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होता है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल अप्लाइड ईएमएफ। तो अब हम लोग अलग अलग, पहले एक बार ABDA में लेंगे और फिर BCDB, ये 2 क्लोज सर्किट है, दोनों पे अलग अलग करके हम लोग आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन क्लोज सर्किट
इनक्लोज सर्किट, नाम देखिए ए बी डी, ए बी डी फिर ए बी डी, ए बी डी, यहाँ छोड़ देंगे तो क्लोज नहीं होगा, फिर ए पे लाना पड़ेगा क्लोज बनाने के लिए। इसमें देखिए करंट कितना है, I1 रेजिस्टेंस R1, तो I1 R1 प्लस IG, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग G मान लेते हैं, करंट इससे IG, तो IG इंटू G। इसमें से देखा जाए तो इसका डायरेक्शन सेम है, दोनों क्लॉकवाइज है, लेकिन ये वाला जो डायरेक्शन है I माइनस I1 ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस में हो जाएगा। कल ही बताया गया था पिछले लेक्चर में क्लॉकवाइज प्लस, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा। और इस पूरे क्लोज सर्किट में देखा जाए कहीं कोई सेल लगा हुआ नहीं है, तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए बैलेंस कब कहलाएगा, इन बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में IG का मान आपका क्या होगा दोस्तों, बैलेंस का क्या मतलब हुआ, बैलेंस का मतलब बताया मैंने कि नहीं, B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या कर रहे हैं रसूलुल्लाह सर, गजब, इतना टफ है, इतना इंपॉर्टेंट, और कहाँ भटके हुए हैं। बैलेंस का क्या मतलब होगा, B पॉइंट और D पॉइंट दोनों का पानी का लेवल बराबर हो गया, लेवल बराबर हो गया तभी ना बैलेंस कहलाएगा। जब दोनों तरफ वाटर लेवल बराबर हो जाए तो क्या वाटर का फ्लो होगा, अब पोटेंशियल बराबर हो गया तो क्या करंट फ्लो होगा, तो IG क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। IG क्या है, करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो बैलेंस कंडीशंस में इसका रीडिंग 0 होगा, मतलब IG विल बी 0। IG क्या है, करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब आप इसमें यहाँ I1 रखें, ये R1, ये 0 इंटू G, 0 इंटू G। अब इसको उधर भेज दीजिए, ये है ना, जा सकता है I माइनस I1 इंटू R2, तो I1 R1 इक्वल क्या बचा, I माइनस I1 इंटू R2। ये माइनस को उस साइड लेते गए। अब आप R1 बाई R2 निकालें, ये R2 को नीचे ले आए तो क्या होगा, I माइनस I1 बाई I1। इसको एक इक्वेशन मान लिया जाए। अब आइए इन क्लोज सर्किट BCD फिर B अकॉर्डिंग टू KVL, ये किसके अनुसार किया हम लोगों ने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। जो लोगों ने KVL नहीं पढ़ा, KCL नहीं पढ़ा, वो पिछला लेक्चर पे जाए, उसमें ये पढ़ाया गया है आपको। अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये जो फॉर्मूला बैठा किसके अनुसार, KCL की KVL, दोनों जगह KVL लगा रहे हैं। ये वोल्टेज ना हो गया, I इंटू R क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। KCL का काम सिर्फ किस में करते हैं हम लोग, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में करते हैं। ये जो करंट बांटा गया वो KCL के अनुसार, और KVL के अनुसार हम लोग इक्वेशंस निकाल रहे हैं। वोल्टेज I इंटू R क्या, V वोल्टेज ना हो गया, V बराबर क्या होता है IR। फिर यहाँ देखिए, अब बताइए KVL के अनुसार I1 माइनस IG इंटू R3, ये क्लॉकवाइज है, लेकिन ये दोनों देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तीर पे ध्यान दिए, तीर पे, ये भी एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के सुई के अपोजिट है, घड़ी के सुई के अपोजिट। ये I है माइनस I1 प्लस IG, इतना करंट इससे जा रहा है, इधर से कितना I1 माइनस IG, इससे IG इंटू G। तो इसमें से ये क्लॉकवाइज है, बाकी ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो I1 माइनस IG इंटू R3, अब ये माइनस में हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4, और ये भी माइनस में हो जाएगा, IG इंटू G इक्वल 0, इक्वल
0। और बैलेंस कंडीशन में फिर क्या होगा? इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशंस में IG विल बी 0। तो I1 माइनस 0 इंटू R3 माइनस I1 प्लस 0 इंटू R4, 0 इंटू G, तो I1 इंटू R3, इस माइनस वाले को उधर लेते जाइए, प्लस हो जाएगा। R3 बाई R4 निकालें, R3 बाई R4, I माइनस I1 बाई I1। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस से मिलाया जाए, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। R1 बाई R2, दिस विल बी इक्वल टू द R3 बाई R4। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। कहाँ कटा?